देश प्रदेश में शुरुआत पंजाब से। पंजाब के बठिंडा जिले में कृषि कानूनों से परेशान 22 वर्ष के किसान की खुदकुशी का मामला सामने आया है। मृतक गुरलेब सिंह रस्साकशी का राष्ट्रीय खिलाड़ी भी था। उसके ऊपर 5 लाख रुपए का कर्ज था। 3 दिसंबर को वो किसानों के आंदोलन में शामिल होने दिल्ली पहुंचा और वहां से 18 दिसंबर को वापस लौटा था। गुरलेब ने घर पहुंचकर परिजनों से कहा कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है, ऐसे में आगे की राह मुश्किल होगी। रविवार को उसने घर में जहरीली गोलियां खा लीं और कल इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किसानों ने मृतक के परिवार से किसी एक शख्स को सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए की मदद देने की मांग रखी है। साथ ही कर्ज माफी की भी डिमांड रखी गई है। तो समाजवादी मेधा पाटकर के नेतृत्व में नर्मदा घाटी के किसान मजदूरों ने ट्रैक्टरों की रैली निकालकर दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन देने का संकल्प लिया है। रैली का मकसद है तीनों कृषि कानूनों का विरोध, साथ ही किसानों के लिए बिजली महंगी करते हुए सब्सिडी खत्म करने वाले बिजली बिल का भी विरोध, जिसके लिए दिल्ली चलो का नारा दिया जा रहा है। तो अब खबर बिहार से। बिहार में एक और मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी ने मांग की है कि एमएसपी पर खरीद को कानून का रूप दिया जाए। वहीं एमएसपी को खत्म करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में फसल तो छोड़िए, सब्जी उत्पादकों का हाल भी कुछ ठीक नहीं है। अब सुनिए एक जमाने में पूर्वी भारत के सबसे बड़ी आलू मंडी सोहसराय से कुछ किसानों की दास्तान। अभी आलू का क्या इधर भाव रेट है? अभी तो भाव गिरते जा रहा है। करीब करीब यहाँ पर जितने रोजगारी हैं उसको करीब करीब एक गाड़ी में 1 लाख से लेकर के 2 लाख रुपए तक के घाटा नुकसान सहना पड़ रहा है। लाते हैं कुछ भाव में, बिकता है कुछ भाव में, और रोजगारी मरते जा रहे हैं। हम लोगों को बहुत नुकसान होता है। यहाँ पर सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठाते हैं। कोई फिक्स भाव करे, फिक्स रेट करे तो हम लोग भी कुछ बचें। हम बिया वाला आलू का काम करते हैं। अभी बिया का पोजीशन इतना खराब हो गया है कि एक गाड़ी में 50,000 का नुकसान हम लोग को हो रहा है। किसान खरीदने वाला नहीं, किसान के पास पैसा नहीं है। सरकार को कोई ध्यान इस पर नहीं है। यानी पब्लिक भी मर रहा है, किसान भी मर रहा है। क्या करेगा? देश का हालत बहुत खराब है। 15-20 दिन पहले ये 2000 पैकेट था, आज 500 रुपये पैकेट में कोई लेवाल किसान नहीं है। क्योंकि किसान रोपेगा कैसे? 400 रुपये पैकेट यहाँ आलू बिक रहा है बाहर से आकर के। यहाँ रोपेगा उसका लागत तो आएगा नहीं तो किसान कैसे क्या करेगा? इसके चलते तो दिल्ली में आंदोलन कर रहा है ना। जब इलेक्शन आता है तो बात करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज देखिए ये जो दिल्ली बॉर्डर पर और हरियाणा बॉर्डर पे इस कड़ाके की ठंड में अपने बाल बच्चे और सब परिवार को छोड़ करके किसान लोग बेचारे टेंट तंबू में खुली आसमान के नीचे वो आंदोलन कर रहे हैं। आज लगभग 25 से 27 दिन होने को है, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो हम कैसे माने? जब सरकार की कहने की बात आती है तो जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है। कहाँ है जय जवान जय किसान? तो कर्नाटक सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मान लिया है और अब 1 जनवरी से वहां पर स्कूल खुलेंगे। हालांकि हाजिरी इस दौरान अनिवार्य नहीं होगी। कर्नाटक सरकार की टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशों को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मान लिया है। 1 जनवरी से स्कूल खुल रहे हैं, हालांकि हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। 10वीं और 12वीं के क्लासेस 1 जनवरी से शुरू किए जाएंगे, क्योंकि तकनीकी सलाहकार समिति ने ये सुझाव दिया और हमने माना। 6ठी से लेकर 9वीं क्लास के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी। सप्ताह में अधिकतम 3 दिन क्लास होगी और हर दिन 3 से ज्यादा क्लासेस नहीं होगी। छात्रों को अभिभावक की सहमति का पत्र जमा करना होगा। इनके अलावा ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा भी चलती रहेगी।
और स्कूल में हाजिरी जरूरी नहीं होगी। हमने कई सारे एहतियात कदम उठाए हैं। किसी भी क्लासरूम में 15 से ज्यादा छात्र नहीं होंगे और छात्रों को हफ्ते में 2 या 3 बार ही क्लास अटेंड करना होगा। ऑनलाइन क्लास की वजह से काफी बच्चे शहर से बाहर हैं। फिर कोरोना की दूसरी लहर का अंदेशा सरकार ही जता चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि स्कूल खुलने पर कितने बच्चे आते हैं। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख सरकारी पद खाली हैं। बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार बहाने बनाने में मशगूल है। अकेले स्कूल शिक्षा विभाग और आदिम का जाति कल्याण विभाग के लिए 3 वर्षों से चल रही प्रक्रिया अटकी हुई है। 30,000 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। भर्तियां अटकने और नई भर्तियां नहीं आने के कारण युवाओं में रोष। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सहकारी मंत्री का बंगला घेरने आए ये जूनियर सेल्समैन हैं। सहकारिता विभाग में 3,629 जूनियर सेल्समैन की भर्ती भी 2 साल से चयन के बाद अटकी हुई है। ये भर्ती सितंबर 2018 में शुरू हुई थी। मेरिट लिस्ट मार्च में आ गई। अब सिर्फ दस्तावेजों का सत्यापन होना है, लेकिन 9 महीने गुजर जाने के बाद भी कोरोना वायरस की आड़ लेकर अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया गया। केवल आश्वासन ही मिलता रहा है कि सर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब हमें सर डर इस बात का है सर, हम बेरोजगार युवा हैं और इतनी दयनीय स्थिति हो गई है सर कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चालू करा देते तो हमको एक उम्मीद हो जाती सर कि हमारा भर्ती प्रक्रिया चल रही है। सिर्फ आश्वासन आश्वासन और आश्वासन, केवल आश्वासन। 8 महीने से यही चल रहा है और 2 साल से भी यही चल रहा है। वैकेंसी पूरी नहीं की जा रही है। पिछले हफ्ते ही लगातार लटक रही नियुक्ति प्रक्रिया से नाराज चयनित शिक्षकों ने राजधानी भोपाल पहुंचकर प्रदर्शन किया था। राज्य शिक्षा केंद्र के बाहर प्रदेश के हजारों चयनित शिक्षक धरने पर बैठे। राज्य में 30,594 चयनित शिक्षक पिछले 2 साल से अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सितंबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के ही नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन पहले विधानसभा चुनाव आए, फिर सरकार बदली, फिर सियासी पेच फंसा, फिर सरकार गई, फिर कोरोना आया। सब हुआ, बस इन चयनित उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली। हमको सिर्फ नियुक्ति चाहिए। हम लोग शिक्षक लोग हैं, लड़ने नहीं आए हैं। सिर्फ एक मांग है हमारी कि हमको आज जो हम यहाँ बैठे हैं, हमको जो है ये बता दिया जाए कि कब हमारा वेरिफिकेशन करवाया जाएगा, कब हमको नियुक्ति दी जाएगी। ये चीज जो है क्या बोलते काउंसलिंग के पोर्टल पर अपडेट कर दी जाए। बार बार हाँ भर्ती करेंगे, कर देंगे, जल्दी हो रहा है। DPI बोलती है कि जब सरकार बोलेगी तब हम करेंगे। सरकार बोलती है कि OBC का केस चल रहा है। मतलब झुलाया जा रहा है सर। और हम पढ़े लिखे शिक्षक हैं। शिक्षक वो होते हैं जो मुख्यमंत्री बनने में भी मतलब इंसान को इस लायक बनाते कि मुख्यमंत्री बन के खड़ा हो सके। उन शिक्षकों की दुर्गति क्यों हो रही मध्य प्रदेश में, बस मैं ये जानना चाहती हूँ। ये उस राज्य में हो रहा है जहाँ लाखों सरकारी पद खाली हैं। सहकारिता विभाग, जिसमें 3,629 पद खाली हैं, सितंबर 2018 में भर्ती निकली। 2 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन भरा। मार्च 2020 में चयन हो गया, लेकिन सत्यापन के बहाने से नौकरी अब तक नहीं मिली। राजस्व विभाग, यहाँ 9,235 पद खाली हैं। 2017 में भर्ती निकली। 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन भरा। मार्च 2018 को नतीजे आए, अभी तक भर्ती नहीं हुई। पुलिस भर्ती 4,000 पदों की सिर्फ सूचना हुई। कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग में भी हजारों पद खाली हैं। इन सब के बीच कांग्रेस बीजेपी की अपनी दलीलें हैं। जो भी विपक्ष में रहा वायदा किया, सत्ता में आया तो वायदा भूल गया। देखिए, इनके लिए कई प्रकार के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में आए आदेश हैं, फैसले हैं, और फिर सरकार इन सबको देखते समझते हुए आगामी तौर पर नियुक्ति देने का काम करेगी। लेकिन सबसे बड़े जो कारण हैं वो पिछले निर्णय हैं और उनके चलते कई प्रकार की स्थायी नियुक्तियां नहीं हो पाती। मुझे लगता है आने वाले समय में उनका समाधान होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने 15 साल में मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो धोखाधड़ी की है, ये उनका परिणाम है। लोगों को सिलेक्ट कर लिया, लोगों की परीक्षाएं ले ली, परीक्षा के पैसे खा गए और इसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे हैं सिलेक्टेड लोगों को। और लाखों लोग, 5 लाख के आसपास लोग जो है मध्य प्रदेश की सड़कों पर चयनित होकर घूम रहे हैं। ये तो आज सामने जो आए हैं,
ये तो समझिए कि वो सेल्समैन लोग सामने आए हैं। अभी तो जो है सर्वेक्षण सहायक हैं, अभी जो है स्वास्थ्य सहायक हैं, अभी जो है पटवारी हैं, अभी चयनित शिक्षक हैं। कितने लोगों का भविष्य इन्होंने बर्बाद कर दिया और ओवर एज हो गए लोग। राज्य में कई बेरोजगार युवाओं का कहना है कि कई सालों से एमपीएससी, 6 सालों से आदिम जाति कल्याण विभाग, 12 सालों से कमर्शियल टेस्ट खाद बीज निगम में, 11 वर्षों से खेल विभाग में, 9 साल से कृषि विभाग में, कृषि कल्याण पंचायत एवं ग्रामीण विभाग में 8 सालों से, आयुष विभाग में 7 सालों से, ऑडिट डेयरी फूड में 5 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है। 3 सालों से पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, सब इंजीनियर, वन रक्षक, पटवारी, ड्रग इंस्पेक्टर आदि की भी भर्ती नहीं हुई है। सरकार नौकरी तो दे नहीं रही, उम्मीदवार अब ज़्यादा नाराज सरकारी खेल से हैं। मसलन पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिसका काम पहले सिर्फ परीक्षा कराना था, शेड्यूल जारी करना था और सब होने के बाद आवेदन बुलाना था, वो अब नौकरियों का ऐलान कर रही है। रूल बुक से पहले संभावित पदों की संख्या बताकर उन पर भर्ती कराने की सूचना निकाली जा रही है ताकि युवाओं का गुस्सा शांत किया जा सके, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के एक दूर दराज गांव में एक विकलांग लड़की दिव्या की जिंदगी कहानी की किताबों से भरी लाइब्रेरी ने बदल दी है। रूम टू रीड के साक्षरता कार्यक्रम ने दिव्या को किताबों की जादू नगरी का रास्ता दिखाया। इस कार्यक्रम के तहत बुनियादी साक्षरता के लिए देश भर के सरकारी स्कूलों में 10,000 लाइब्रेरियां बनाई गई हैं। आइए देखते हैं दिनेश मानसेरा की उत्तराखंड से ये रिपोर्ट। 9 साल की दिव्या उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कुलायू गांव के प्राथमिक स्कूल जाती है। उसकी मां एक छोटी सी आटा चक्की में काम करती हैं और रोजाना उसे स्कूल पहुंचाती हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अपनी कहानी खुद लिखेगी। जब स्कूल आई उस समय वो बात भी नहीं करती थी, जैसे मैं पढ़ाती थी कोई ध्यान भी नहीं देती थी। रूम टू रीड की प्रक्रिया आई, उसके द्वारा पढ़ाने लगी बच्चों को। तो धीरे धीरे करके मैंने उससे बच्चों के साथ जोड़ा, उसमें कहानी, कविता जो एक्टिविटी होती थी, उसने धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया। दिव्या को रूम टू रीड कार्यक्रम से बहुत फायदा हुआ है। वैज्ञानिक रूप से तैयार किया गया उनका अध्ययन कार्यक्रम 16 देशों में चल रहा है और इसके जरिए बच्चों को साक्षरता के हर पहलू की जानकारी दी जाती है। मौखिक, अक्षर ज्ञान और बाल साहित्य सभी से परिचय होता है। इनकी बदौलत दिव्या ने बहुत जल्द पढ़ना सीख लिया। रूम टू रीड ने जो लाइब्रेरी हमें दी है, तो उससे सभी बच्चे एक एक किताबें ले जाते हैं अपने घर को। तो दिव्या इतनी अच्छी तरह से पढ़ने लगी अब लाइब्रेरी की किताबें कि वो 2-2 किताबें मांगती है। उत्तराखंड के साक्षरता कार्यक्रम के तहत रूम टू रीड दूर दराज इलाकों के करीब 450 सरकारी स्कूलों में काम कर रहा है। हर स्कूल केंद्र में बच्चों के लिए मुनासिब लगभग 800 कहानियों की किताबें होती हैं और शिक्षकों को इसके लिए खास ट्रेनिंग दी गई है। यही ट्रेनिंग है जिसके बल पर दिव्या अब फर्राटे से किताबें पढ़ सकती है। अच्छा लगता है, लाइब्रेरी की भी अच्छी लगती है। रूम टू रीड 43 लाख से ज्यादा बच्चों की जिंदगियों में तब्दीली लाया है। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा किताबें बांट चुका है। ये दिव्या और उस जैसे कई बच्चों के लिए मददगार साबित हुआ है। दिव्या की कहानी ये दर्शाता है कि अगर कोई टीचर चाहे और उनके पास उपयुक्त साधन हो तो किसी को भी सिखाना मुश्किल नहीं है। रूम टू रीड का लिटरेसी कार्यक्रम टीचर्स को एक स्ट्रक्चर तरीका से पढ़ना लिखना सिखाने में मदद करते हैं। वो चाहती है कि मैं पढ़ूंगी, उसके अंदर मुझे लगता है कि उसके अंदर कुछ हौसला है कि मैं पढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगी, कुछ करूंगी करके। कलायू गांव उत्तराखंड से दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।